बैंकॉक में एक व्यक्ति अपने विला में बैठकर अपना लैपटॉप चला रहा था कि तभी उसको बहुत जोरदार एक्सीडेंट की आवाज सुनाई दी अपने घर के बाहर और वो तुरंत अपना लैपटॉप छोड़ के बाहर की ओर भागा। तभी उसने ये देखा कि एक लड़की ने अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर उसके विला में घुसा दी थी, यानी कि एक्सीडेंट कर दी थी। लेकिन बात यहाँ पर ये थी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 7 मुल्कों की पुलिस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और ये दिन था 5 जुलाई 2017 का। और जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि अपनी लग्जरी लाइफ को बादशाहों की तरह गुजारता था। दिन को ऑडी, शाम को BMW और रात को रोल्स रॉयस चलाया करता था। दुनिया की नजर में ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, लेकिन असल में ये किंग ऑफ डार्क वेब के नाम से जाना जाता था। वो व्यक्ति जिसने सालों से अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखा, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसका पूरा भांडा फोड़ दिया, यानी कि प्रॉपर्टी, पैसा, दौलत और उसकी जान भी। लेकिन आखिर वो छोटी सी गलती कौन सी थी आखिर, और कैसे 7 कंट्रीज की पुलिस ने कोलैबोरेशन के साथ दुनिया के सबसे वांटेड डार्क वेब किंग को ढूंढा। यह बात है साल 2010 की, जब डार्क वेब धीरे धीरे बढ़ रहा था। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का दूसरा और थोड़ा खौफनाक पहलू है। इसमें बहुत सारे तरीकों के इल्लीगल काम हुआ करते हैं। ड्रग और वेपन से लेकर टारगेटेड किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट तक सारा का सारा काला कारोबार यहीं पर हुआ करता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे काम हुआ करते हैं जिनके बारे में सोचकर आप हैरान रह जाओगे। लेकिन इन सारे के सारे कारनामों के पीछे एक खास रीजन है। दुनिया भर में इल्लीगल काम करने वाले लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं, जैसे कि हैकर, ताकि वो किसी भी देश की पुलिस की पकड़ में ना आ सके। और डार्क वेब के अंदर इनकी ये दिक्कत हमेशा के लिए खत्म होती नजर आ रही थी। जैसे कि नॉर्मल इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए हम गूगल क्रोम का इस्तेमाल किया करते हैं, इसी तरह डार्क वेब के वेबसाइट्स को यूज करने के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल ब्राउजर्स यूज किए जाते हैं, जो यूजर की आइडेंटिटी को बहुत सारे सर्वर्स के जरिए सिक्योरिटी देते हैं, यानी कि छुपा देते हैं। इनमें से एक का नाम मैं बताता हूँ, और ब्राउजर। 2010 से पहले अगर देखा जाए तो डार्क वेब का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं था, लेकिन इसके बाद क्रिप्टो करेंसी आने के बाद इलीगल ट्रेड्स की पेमेंट को ट्रांसफर करने का दिक्कत बहुत हद तक हल हो गया था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना अथॉरिटीज के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। डार्क वेब के अंदर इलीगल ट्रेडिंग के सारे दिक्कत हल हो चुके थे, और यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्टर की आईडी भी बहुत हद तक सेफ थी, और यहाँ पर पेमेंट को ट्रांसफर करना बहुत ही ज्यादा सेफ हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी थी, और वो कमी थी एक रेप्यूटेटेड प्लेटफॉर्म की, या फिर यूं कहे डार्क वेबसाइट। सबसे पहले सिल्क रोड नामक एक डार्क वेबसाइट बनी, जिसको इस काली दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाबी मिल गई। 2011 फरवरी के महीने में इसकी शुरुआत हुई थी, और उसी समय 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन महज 2.5 साल के बाद इसका मालिक पकड़ा गया और इस वेबसाइट को तुरंत ही बंद कर दिया गया। लेकिन इस पर्टिकुलर बिजनेस की बहुत ज्यादा डिमांड होने के कारण कुछ ही दिनों में और भी बहुत सारी वेबसाइट्स खुल चुकी थी। लेकिन सिल्क रोड 2.0 और इवोल्यूशन नामक एक वेबसाइट भी शामिल थी। इन वेबसाइट्स में सेल परचेस के लिए कस्टमर अपने बिटकॉइंस प्लेटफॉर्म को दिया करते थे, और परचेसिंग के बाद ये बिटकॉइंस प्लेटफॉर्म का पर्टिकुलर कमीशन काट कर टेलर को मिल जाते थे। सीधी सी बात है, यहाँ पर काले कारनामे हुए करते थे। तो अक्सर साइट ऑपरेटर कस्टमर के सारे पैसे लेकर भाग जाते थे, जिसको अब हम एग्जिट स्कैम भी कह सकते हैं। और डार्क वेब की वजह से उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। अब यहाँ पर एग्जिट स्कैम की सूरत में ड्रग डीलर्स जो थे ना, वो सिंपली दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाते थे। आपको पता है कि डार्क वेब के शुरुआती सालों में यहाँ पर बहुत सारे घपले भी हुआ करते थे। एग्जिट स्कैम प्लेटफॉर्म ओनर्स का पकड़ा जाना और हैकिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। तो यहाँ पर एक बहुत ही रेप्यूटेड और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। लेकिन तभी वक्त आता है 2014 का, जब डार्क वेब पर अल्फा बे नाम का एक डार्क वेबसाइट लॉन्च होता है। लेकिन पते की बात तो ये थी कि इसको लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम किसी को नहीं पता था। वो अपने आप को अल्फा बे के नाम से एसोसिएट करता था, और उसका शॉर्ट नेम अल्फा 02 था। शुरुआत में इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर चोरी की गई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मिली जाती थी, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद यहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट की सेल और परचेस शुरू हो गई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स। कुछ चीजें ऐसी थी जिनको अल्फा बे पर ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी, चाइल्ड अब्यूज और चोरी किए गए रशियन बैंक अकाउंट की डिटेल्स। लेकिन ऐसा क्यों था कि अल्फा बे रशियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से पंगा नहीं लेना चाहता था, या फिर वो यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये दिखाना चाहता था कि वो रशिया में बैठकर ये सब चीजें ऑपरेट कर रहा है। ऑफ कोर्स जहाँ पर यूएस का कोई भी होल्ड नहीं है। पहले ही साल यहाँ पर अल्फा बे ने डार्क वेब पर अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था, यानी कि अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। एक ही साल के अंतर्गत 0.2 मिलियन कस्टमर्स और 40,000 से भी ज्यादा सेलर्स अपना ब्लैक बिजनेस सुकून से करने लगे। 2017 तक अल्फा बे में 3 लाख से भी ज्यादा आइटम्स लिस्ट हो चुके थे, और रोजाना करीबन $5 लाख से भी ज्यादा की सेल हो रही थी, जो कि असल में चौंकाने वाली बात थी। अल्फा बे यानी कि अल्फा 02, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था उस वक्त, वो इन सभी सेल्स से महीने में $6 लाख से भी ज्यादा की कमाई करने लगा, और देखते ही देखते डार्क वेब की दुनिया का वो राजा बन गया। अल्फा बे डार्क वेब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी एक समय पर, जिसने
डीलर और कस्टमर के बीच अपना एक ट्रस्ट लेवल बना दिया था। इन सभी के बीच दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अल्फा बे यानी कि अल्फा 02 की पहचान जानने की कोशिश में लगा हुआ था, यानी कि माथापच्ची में लगा हुआ था, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अमेरिका के सभी इन्वेस्टिगेटर्स अल्फा बे के सर्वर्स की लोकेशन को जानना चाहते थे ताकि पूरी की पूरी डेटा सेंटर में रेड मार करके प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जा सके। और उनको ऐसा लग रहा था कि इस प्रोसेस के जरिए वो अल्फा बे तक भी पहुंच सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा था, मे बी, अब मुझे नहीं पता उनका रास्ता कितना अच्छा होता है या नहीं होता, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट की सर्वर लोकेशन वो इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन डार्क वेबसाइट जो सिर्फ टॉर ब्राउजर के जरिए ऑपरेट हो सकती है, जो दुनिया भर के रैंडम सर्वर्स के नीचे असली वेबसाइट्स की लोकेशन को छुपाकर और दबाकर रखता है। और यही वजह थी कि जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स थे उनका अल्फा 02 तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था। अब इन्वेस्टिगेटर ने एक तरकीब निकाली। वो लोगों ने क्या किया कि वो अल्फा बे के वेबसाइट पर गए और वहाँ पर एक नॉर्मल कस्टमर या फिर ड्रग डीलर बनकर ड्रग की बेची और खरीदी करने लगे। उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि ड्रग डीलर कभी भी कोई गलती करेंगे तो हम उनको धर दबोचेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि इसके जरिए वो ड्रग डीलर पकड़ा जाएगा, ना कि अल्फा बे। और उनको असली तलाश अल्फा बे की थी, ना कि उस डीलर की। अब अल्फा बे को अगर देखा जाए तो उसके अंदर सारे के सारे तरकीब उसको मालूम थे कि इस डार्क वेब में आखिर बचा कैसे जाए। और पिछले बीते कुछ सालों से उसने छोटी सी भी कोई गलती नहीं करी थी, जो गलतियां उन अथॉरिटीज को कोई भी इशारा दे सके, यानी कि एक छोटी सी मिस्टेक तक नहीं की थी उस लड़के ने। लेकिन 2017 में एक ट्विस्ट आता है। सारी की सारी एजेंसीज को अल्फा बे तक पहुंचने का एक सुराग मिलता है, यानी कि एक रास्ता मिल जाता है। DEA यानी कि ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के डायरेक्टर, यानी कि एक ऑफिसर जिनका नाम है रॉबर्ट मिलर, अल्फा बे के तलाश में यानी कि अल्फा 02 के तलाश में कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे। और तभी उनके इनबॉक्स में एक ईमेल आता है। इस ईमेल में अल्फा 02 के बारे में कुछ लिखा हुआ था और ईमेल भेजने वाला कोई अननोन आदमी था। अब सीधी सी बात है, सबको मालूम होगा कि किसी भी वेबसाइट में जब रजिस्टर किया जाए तो आपके पास एक वेलकम ईमेल आता है, और ऐसा ही एक वेलकम ईमेल इस शख्स के पास अल्फा बे के तरफ से आया था जब यह प्लेटफॉर्म 2014 में नया लॉन्च हुआ था। और उस पर्टिकुलर ईमेल का ईमेल एड्रेस ये था, स्क्रीन पे देख लो। हालांकि बाद में इस पर्टिकुलर गलती को, मिस्टेक को फिक्स कर दिया गया था, लेकिन टिप देने वाले ने इस ईमेल एड्रेस को सेव करके रख लिया था, जिसे उसने रॉबर्ट मिलर के साथ एक ईमेल में शेयर कर दिया। अब ईमेल करने वाला व्यक्ति कोई डीलर, कोई कस्टमर या फिर कोई और शख्स था, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि DEA और उनके ऑफिसर्स को अल्फा बे की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लग चुकी थी, जो उस समय उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित हुई। इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को यूज करके बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर लॉगिन किया गया था। skyrock.com एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसमें इसी ईमेल एड्रेस के जरिए एलेक्स नाम से साइन अप किया गया था। और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टिगेटर्स को 2008 और 2009 की एलेक्स की फोटो मिल गई, जो कि मे बी अल्फा 02 की ही थी। इसी ईमेल एड्रेस से एक डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक्ड थी, जिसमें एलेक्स ने अपने होम टाउन का नाम भी लिखा हुआ था, आप खुद देख सकते हो स्क्रीन पे, जो कि पर्टिकुलरली देखा जाए तो कनाडा का एक शहर है। 2008 की इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के मुताबिक वह उस समय 18 साल का था, और शायद जो उसके ईमेल एड्रेस में 91 लिखा हुआ था वो उसका डेट ऑफ बर्थ हुआ करता होगा। और इसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए उसने 2008 में एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी फोरम में भी साइन इन किया, यानी कि पोस्ट किया था, जिसमें उसका यूजर नेम अल्फा 02 लिखा गया था। लेकिन पोस्ट के आखिर में उसका असल नाम लिखा हुआ था, जो था अलेक्जेंडर केजर। इन्वेस्टिगेटर्स के पास उनका असल नाम आ चुका था, यानी कि अल्फा बे का असल नाम आ चुका था, लेकिन अल्फा बे का लोकेशन क्या है अभी तक मालूम नहीं चला था। और लिंक्डइन के एक वेबसाइट पर उसने अपने आप को अलेक्जेंडर केस के नाम से एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर के तौर पर यानी कि लिस्ट किया हुआ था। लेकिन उसके करंट लोकेशन का सबसे बड़ा क्लू फेसबुक से मिला। इन्वेस्टिगेटर्स को फेसबुक पर थाईलैंड की एक लड़की की वेबसाइट मिली, जो कि अलेक्जेंड्री की मंगेतर मानी जाती है। सबको ऐसा लगा कि अलेक्जेंड्री थाईलैंड में ही रहता होगा, और इस क्लू की मदद से वो इन्वेस्टिगेटर्स बैंकॉक पहुंच गए। और थाईलैंड की अथॉरिटीज के साथ मिलकर उन्होंने यह मालूम कर लिया कि अलेक्जेंड्री ने बैंकॉक के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज को खरीद कर रखा है। ये वक्त उस पर ढाबा बोलने का नहीं, बल्कि चुपके से उसके ऊपर नजर रखने का था। उसका एक विला था जहाँ पर वो अपनी थाई बीवी के साथ रहा करता था, और दूसरा 3 मिलियन से भी ज्यादा का मेंशन बैंकॉक के बाहर था, जहाँ पर वो अपनी जिंदगी की सारी अयासियां किया करता था। पॉकेट में एक हॉलिडे होम अवेलेबल था उसका, और एक विला साइप्रस में भी अवेलेबल था। सारे के सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने यानी कि एजेंट्स ने उसकी सारी की सारी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। वो पूरे बैंकॉक में अपनी लैम्बोर्गिनी से घूमा करता था, इस बात से बिल्कुल ही अनजान कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। अपने डेली लाइफ में डार्क वेब का किंग एक नॉर्मल व्यक्ति था। वो सुबह जल्दी उठा करता और तकरीबन सारा का सारा अपना दिन घर में ही व्यतीत करता। और इन सभी के बीच अथॉरिटीज ने उसको अरेस्ट करने का एक पुख्ता प्लान बनाना चालू कर दिया। लेकिन यहाँ
पर दिक्कत ये थी कि अगर उसको ऐसे ही अरेस्ट कर लिया गया तो कोर्ट में ये बिल्कुल भी साबित नहीं हो पाएगा कि यही शख्स अल्फा बे के नाम से अपना डार्क वेब पर अपना वेब बनाया हुआ है। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स ये चाहते थे कि उसको रंगे हाथों पकड़ा जाए कैसे भी करके। अल्फा बे बेशक तरीके से डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था। यूरोप में हैंसा के नाम से एक डार्क वेबसाइट बहुत ही ज्यादा फेमस थी, जिसने यूरोपियन अथॉरिटीज के नाक पे दम करके रखा हुआ था। इस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स अल्फा बे के मालिक अलेक्जेंड्री को गिरफ्तार करने का प्लान बना रहे थे। उसी वक्त यूरोपियन इन्वेस्टिगेटर्स को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने हैंसा मार्केट की सर्वर लोकेशन का पता लगा लिया था, लेकिन किसी रीजन से वो अल्फा मार्केट के सर्वर को बंद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन सब चीजों से उनको कोई भी फायदा नहीं पहुंचता, बल्कि इसके बजाय हैंसा मार्केट को दूसरे सर्वर पर चला दिया जाएगा। उन्होंने चुपके से उस सर्वर के डेटा को कॉपी कर लिया और एडविन की चैट को पढ़ने के बाद वो ये पता लगाने में कामयाब हो गए कि हैंसा मार्केट का मालिक जर्मनी में रहा करता है। यूरोपियन अथॉरिटीज ने जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस के साथ मिलकर हैंसा मार्केट के मालिक को गिरफ्तार करने की रणनीति की शुरुआत की। इसी दौरान अमेरिका के FBI ने यूरोपियन अथॉरिटीज को बताया कि वो अल्फा 02 को अरेस्ट करने के बाद अल्फा बे को शटडाउन करने जा रहे हैं। अमेरिकन, जर्मन और यूरोपियन अथॉरिटीज समेत टोटल 7 अलग अलग कंट्रीज की एजेंसीज ने पूरे के पूरे ऑपरेशन को एक नया रंग देना चाहा, जिसको ऑपरेशन बेयोनेट का नाम दिया गया। प्लान के मुताबिक यूरोपियन अथॉरिटीज ने FBI को कहा कि वो अल्फा 02 को तब तक अरेस्ट ना करे जब तक हम यूरोप की हैंसा मार्केट पर अपना कंट्रोल जाहिर ना कर दे। और ये एजेंसीज का काफी ज्यादा चालाक फैसला था। डार्क वेब पर ये होता है कि जनरली जब एक वेबसाइट बंद होती है तो डीलर्स और सारे के सारे कस्टमर्स सिंपली दूसरी कोई और वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। हैंसा मार्केट जो कि दूसरी बड़ी डार्क वेबसाइट थी, इसलिए फॉर एग्जांपल जब अल्फा बे बंद होगी तो सारे के सारे डीलर्स और कस्टमर हैंसा मार्केट में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि पहले से यूरोपियन अथॉरिटीज के कब्जे में होगी और इसकी मदद से हजारों नए डीलर्स को पकड़ा जा सकेगा। ये उनका प्लान था और ऑपरेशन बेयोनेट एक तरीके का हनी ट्रैप था। सभी चीजों के बीच अलेक्जेंड्री को किसी भी चीज की भनक नहीं थी और वो अपनी अय्यासियों में विलीन था। 30 जून 2017 को मिशन का पहला हिस्सा कामयाब हो गया था। यूरोपियन अथॉरिटीज ने एक ही वक्त में हैंसा मार्केट के डेटा सेंटर को नीदरलैंड्स में रेड कर दिया और उसी सेम वक्त में जर्मन अथॉरिटीज ने जर्मनी के शहर सिगिन और कोलोगेन उनके दोनों के मालिक को भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये खबर कभी भी पब्लिक को बताई नहीं गई। हैंसा मार्केट अब पूरी तरीके से यूरोपियन अथॉरिटीज के कब्जे में थी, यानी कि कंट्रोल में थी और इस पूरे के पूरे सिचुएशन के बारे में डार्क वेब में किसी को भी मालूम नहीं था। उधर बैंकॉक में मिशन का दूसरा पार्ट यानी कि अलेक्जेंड्री को अरेस्ट करने की तैयारी पूरी तरीके से जोरों शोरों पर थी। DEA, FBI और सारी की सारी थाई अथॉरिटीज ये चाहती थी कि अलेक्जेंड्री को रंगे हाथों पकड़ा जाए जब उसका लैपटॉप और उसका खुद का मोबाइल खुला हुआ हो, यानी कि ओपन हो, चालू हो। और इसी प्लान के मुताबिक एक टोयोटा फॉर्च्यूनर में अपने एक एजेंट को बैठाकर उनको एक टास्क दिया गया कि वो अलेक्जेंड्री के घर में जाकर टूट-मुट का एक एक्सीडेंट कर दे, यानी कि अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर घुसा दे। इससे होगा यूं, जो अलेक्जेंड्री अंदर बैठा होगा वो झटपट बाहर आएगा और जब वो बाहर आएगा तो उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल सब ऑन होगा, जिसकी हेल्प से वो पुलिस के हाथों रंगे हाथों लगेगा। और खुशी की बात तो ये थी कि प्लान के मुताबिक सब चला। 5 जुलाई 2017 की वो सुबह तब वह टोयोटा फॉर्च्यूनर अलेक्जेंड्री के घर से जाकर टकराई तो अलेक्जेंड्री खुला हुआ लैपटॉप छोड़कर बाहर आ गया दौड़ते हुए और यहाँ तक कि उसके हाथों में उसका मोबाइल भी था जो कि अनलॉक था। और उसी सेम वक्त पर अर्जेंटली बहुत सारे ऑफिसर्स ने उसको घेर लिया और तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लिया और अंदर जाकर उसके लैपटॉप पर भी कंट्रोल पा लिया, जिसमें खुशकिस्मती की ये बात थी कि अल्फा बे का कंट्रोल सेंटर खुला हुआ था। अलेक्जेंड्री क्रेसिस रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था और लैपटॉप में छानबीन के बाद उसके सारे के सारे पासवर्ड्स को कॉपी कर लिया गया था। उसकी गाड़ियां, बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां और प्रॉपर्टीज और क्रिप्टो करेंसी, सभी की सभी चीजों को जब्त कर लिया गया। लेकिन अलेक्जेंड्री कोर्ट में पेश होने से पहले ही मरने वाला था। अलेक्जेंड्री को अरेस्ट हुए अभी मात्र 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन ही हुए थे कि कस्टडी में रहते रहते उसने खुद को पंखे से लटकाकर सुसाइड कर लिया। देखा दोस्तों आपने कि एक छोटी सी गलती कैसे डार्क वेब के किंग का पूरा सत्यानाश कर गई। उधर अल्फा बे को बंद करने के बाद जैसा सोचा गया था वैसे ही सारे के सारे डीलर और कस्टमर्स ने हैंसा मार्केट की ओर अपने कदम बढ़ाए, जो कि खुद अगर देखा जाए तो यूरोप के कंट्रोल में था। और इस पर्टिकुलर शिफ्टिंग के बाद हजारों नए डीलर्स को पकड़ा गया रंगे हाथों और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद हैंसा मार्केट को भी शट डाउन कर दिया गया। इसी दिन यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली इस पूरे के पूरे केस के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, जिसमें डार्क वेब के 2 बड़े प्लेटफॉर्म को बंद करने की खबर मीडिया तक पहुंचाई गई और मीडिया से पूरे देश में यानी कि पूरे वर्ल्ड में पहुंचाई गई। सो एट द एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज क्लिक दैट लाइक बटन।